79 भुट्टो का स्टेटमेंट यूएन का तो हम कोई नहीं भूला है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, वो करते रहेंगे। तो कई सारे घाव लेने की जगह एक बार वंस इन फॉर ऑल कर दिया जाए उस दर्द के लिए। पथिकत पाइन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पथिकत, वार इज एब्सेंस ऑफ डिप्लोमेसी, लेकिन क्या डिप्लोमेसी की जरूरत भारत पाकिस्तान के बीच बची है? अगर बलूचिस्तान आजाद होना चाहता है, सिंध पहले से इसके लिए तैयार है, अफगानिस्तान कहता है NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस उसका है, KPK उसका है, तो POJ को लेकर इसको ये अपने आप सेटल कर देना चाहिए। उसमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? देखिए, वो सरकार की डिसीजन है, सरकार क्या करना चाहते हैं, वो सब हर चीज का राजीव जी टाइमिंग होता है। अगर लेना भी है, कुछ करना भी है, वो टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज है, हमें रशिया या इजराइल के साथ एक परमानेंट 12 महीना सालों तक चलेगा ऐसा लड़ाई की माहौल नहीं चाहिए। यस यस। दूसरी चीज है, क्योंकि हमें इकोनॉमी ग्रो करना है। आज बहुत लोग हैं जो चले बोलेगा कि लड़ाई चाहिए लड़ाई चाहिए, कल अगर 2 महीना लड़ाई हो जाएगा फिर बोलेगा स्टॉक मार्केट गिर गया है, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा है सरकार। तो बहुत सोच समझ के सरकार को कदम लेना होता है। और देखिए, वॉर का मतलब एब्सेंस ऑफ डिप्लोमेसी नहीं है, वॉर का मतलब है एब्सेंस ऑफ कोवर्ट वॉर। तो कोवर्ट वॉर तो जारी है, उनके तरफ से भी जारी है, और मैं यकीन के साथ ये तो हर कोई कह सकता है, हमारे यहाँ बहुत सम्मानीय कुछ वेटरन्स बैठे हैं, कि कोवर्ट वॉर इंडिया की तरफ से भी मजबूरी में जारी करना पड़ा। तो दूसरी चीज है कि लड़ाई के लिए प्रिपेयर्ड इंडिया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगला कारगिल कारगिल में ही हो या अगला कारगिल कारगिल की तरह ही हो। वो कहीं पे भी हो सकता है। बांग्लादेश जिस तरह से रेडिकलाइज कर दिया है पाकिस्तान ने, और इसमें भी हम लोगों की दोष है। 1971 की बाद से, उसके बाद से 1971 की बाद से नैरेटिव कभी कंट्रोल इंडिया ने किया ही नहीं बांग्लादेश में। पूरा एंटी इंडिया नैरेटिव वहां पे 1971 से आज तक चल रहा है। वो हमारी डिप्लोमेसी, हमारी सरकारों की कमी है कि वो आज वो जिसका जन्म इंडिया के वजह से हुआ था, वो देश पूरा इंडिया के खिलाफ है। तो देखिए, मुश्किलें है, लेकिन वी आर प्रिपेयर्ड, आई एम श्योर इंडिया इज प्रिपेयर्ड, बट एट द सेम टाइम ये होना ही है। एक चीज हम सबको समझ लेना चाहिए, पाकिस्तान का जो रेडिकलाइजेशन है, पाकिस्तान में जो टेररिज्म है, वो बिना वेस्टर्न कंट्रीज या अमेरिका के मदद से हो नहीं सकता। नहीं तो ओसामा बिन लादेन को अगर अमेरिका मार सकता है, क्या वो हफीज सईद मुला या फिर जो और है उनको टारगेट नहीं कर सकता था? नहीं करेगा। तो उनका ऑब्जेक्टिव भी है कि कंटेन करके रखो इंडिया को, क्योंकि इंडिया अगर $4 ट्रिलियन आज का है, 10 साल में, अगले 10 साल में $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए तो आसानी से बनने मत दो। हो सकता है बन जाएगा, लेकिन आसानी से बनने मत दो। तो ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में आसिम मुनीर कुछ भी आप कह ले, वो बेवकूफ नहीं है। तो उसको भी पता है कि वो जो जुआ खेल रहा है उसमें बहुत रिस्क है, तो वो अपने बेनिफिट की भी सोचेगा। तो उसके लिए बेनिफिट यही होगा कि एक कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया के ऊपर हम लोग कुछ करेंगे तो थोड़ा तो इंडिया अमेरिका के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अमेरिका ने बोला होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बोला है तो मैं ताज्जुब नहीं रहूंगा कि चलो करो, लेकिन ज्यादा मत करो। तो इस तरह से होता है, या ऐसा करो कि लगे ना कि पाकिस्तान कर रहा है। अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो होने वाला है। और देखिए, आप अगर अगर आप एक शक्ति की तरह से उभर के आ रहे हो, आप एक स्पिरिचुअल, एक टेक्नोलॉजिकल हब की तरह उभर के आ रहे हो, तो आपको ये जिसको कहते हैं ना, मंथन से गुजरना पड़ेगा। और मंथन में अमृत के पहले विष तो आएगा ही, उसको आपको सामना करना पड़ेगा, जहर को तो पीना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली चाहे वो बांग्लादेश से हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो, हमारे ऊपर खतरा है और ये चलेगा। और लेकिन एक चीज समझ लीजिए, इंडिया का जो पॉलिसी है वो क्लियर कट लग रहा है। हम लोग कंटिन्यूअस लड़ाई में कोई नहीं जाएगा। आप देखेंगे 4-5 दिन में कुछ इंडिया को जो करना करे कर लेगा, या 10-7 दिन में, फिर उसके बाद वापस नॉर्मल सी में लाना है। नहीं तो आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, लड़ाई जंग में पूरा उलझ जाए आप, ये चाइना भी चाहता है, ये अमेरिका भी चाहता है, जो इंडिया करने नहीं देगा। अगर जहां वो करेंगे, लेकिन 7-10 दिन में काम करके वापस अपने बिजनेस, अपनी इकोनॉमी को बरकरार रखेंगे। लेकिन क्योंकि इकोनॉमी अगर आपका स्ट्रांग हो तब आप सब कुछ कर सकते हो। इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगा अगर बाकी चीजों में हम 1 साल 2 साल तक उलझता रहे। क्योंकि वाला कांड देखिए, यूक्रेन रशिया यूक्रेन के साथ लड़ाई कर रहा है? नहीं, यूक्रेन को हथियार मदद अमेरिका, यूरोप दे रहा है। कल पाकिस्तान को ये सोचना कि पाकिस्तान को 2 दिन में कोई शिकस्त दे देगा, मुझे बहुत, मैं सम्मान के साथ कह रहा हूं कि इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन
उसको अमेरिका मदद देता रहेगा कि मैं हथियार दूंगा, तुम इसको कंटेन कर एग्जैक्टली मतलब ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं और इनको एड्रेस करने के लिए बड़ी बड़ी पावर्स होती है। डॉक्टर अमजद अयूब, अगले 1-2 दिन में पाकिस्तान में क्या हो सकता है? अगले 1-2 दिन में तो कुछ भी नहीं क्योंकि होगा। 7 दिन मेरा का ख्याल है टाइम कि दिया है इस्लामाबाद पहुंचने के लिए। नहीं होगा, ये बकवास कर रहा है, ये कुछ भी नहीं होगा, ये झूठ बोल रहा है, बक रहा है। ये वही बात जो मैं आई एग्री विद पेतिया जी जो कह रहे हैं कि ये इसके थ्रू ये करवाया है किसी ने, ताकि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। देखें ना, इस वक्त वजीरिस्तान में केपीके में कत्लेआम हो रहा है, मास मर्डर हो रहा है पश्तूनों का, वहां पे पश्तूनों की जेनोसाइड हो रही है, और उसके बारे में मौलाना को कोई चिंता नहीं है। इसको आसिम मुनीर की चिंता है कि जी ये डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए क्यों कह दिया, और ये धांधली हो गई है। वो तुम्हारे अपने प्रोविंस के अंदर पाकिस्तान आर्मी जो है वो ड्रोन अटैक्स करके बच्चों का कत्लेआम कर रही है, वो वहां पे आप एकदम जाके लोगों आप से खाना मांग रही है, जो नहीं देता पूरा गांव वो खाली कहते हैं कर दो। तो ये एक डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है असल मसाइल से, और ये अपना काम कर रहा है। मतलब मौलाना फजल और मौलाना डीजल भी एक ऐसा चूरन बेच रहे हैं जिसमें लोगों को उलझा दिया गया है। बलोच मारे जा रहे हैं गायब करके, वहां केपीके में पश्तून मारे जा रहे हैं, लेकिन मौलाना डीजल को यह लग रहा है कि ट्रंप को नोबेल के लिए हम कैसे नॉमिनेट कर सकते हैं। मुझे आप लोगों की चर्चा से एक बात तो समझ में आ गई, मौलाना डीजल उस चेहरे का नाम है जिसके पीछे शहबाज का चेहरा भी लगा है और मुनीर का चेहरा भी लगा है, बस उसको घूम कर देखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ आप सभी का जुड़ने के लिए। इस डिस्कशन के साथ